नमस्कार मित्रों, युवा स्यात् साधु युवा संस्कृत स्पेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं विमलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। CUET PG के इस प्रक्रम में आज हम लोग पीछे जितने दिनों में हम लोग कुछ जिन टॉपिकों पे चर्चा किया है उन टॉपिकों से कुछ अभ्यास प्रश्न को लेकर के उपस्थित हुए हैं कि उनसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उन प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम चीज़ों को पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम एक प्रश्न की दृष्टि से उसको नहीं जान पाएंगे तो अचानक यदि हमारे सामने कोई प्रश्न आता है तो हमको मतलब वो आते हुए भी हमसे वो गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम उसको उस रूप में नहीं देखे रहते हैं। क्योंकि जीवन में क्या होता है कि सभी लोग एक ही समान होते हैं, लेकिन अगर सामने वाले हमारे लिए क्या है उसको हम नहीं जानेंगे तो शायद उनको हम वो इज्जत या वो चीज़ नहीं दे सकते हैं जो हम उनको देना चाहते हैं। तो पढ़ाई और प्रश्नों के तरीका दोनों को आप जब तक अच्छे से जान जाएंगे तो प्रश्न गलत नहीं होते हैं। तो उसी क्रम में कुछ हम लोग अभ्यास प्रश्नों को पर चर्चा करेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस कड़ी में जो पहला प्रश्न आपके सामने है वह है, प्रायः हम लोग जैसे कि लास्ट ईयर एक ही एग्ज़ाम हुआ है तो उस एग्ज़ाम में कुछ टॉपिकों से क्वेश्चन पूछा है, लेकिन कुछ टॉपिकों से प्रश्न प्रायः छोड़ा हुआ है। जैसे नाट्य तत्व हुआ, रस निष्पत्ति इत्यादि हुए। तो ऐसा तो है नहीं कि सिलेबस में आपके लगा है तो ऐसा प्रश्न पूछेगा नहीं, पूछेगा ज़रूर। तो उन टॉपिकों से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एज इट इज़ ज़रूरी नहीं है कि सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन आएंगे इसी तरह के क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन पर यदि आप अभ्यास किए रहेंगे तो निश्चित ही आप उस तरह के क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो उस कड़ी में जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखितेषु रसेषु भरत मुनिना नाट्ये न स्वीक्रियते। अब देखिए यहाँ पे रस की बात हो रही है, ठीक। तो पहली बात तो आप जब क्वेश्चन करिए तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। कई बार क्या होता है कि हम शुरू से क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन सब बिंदुओं पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमारे सामने पूर्व से हम कुछ चीज़ों को लेकर पूर्वाग्रहित रहते हैं कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन है तो इस तरह से चला जाएगा। तो इन सब बिंदुओं पे जरूर ध्यान देना है, कहाँ न है, कहाँ नास्ति है, कहाँ अस्ति है, तो इनको ध्यान देंगे तो आते हुए क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखितेषु रसेषु, मतलब ये जो विकल्प में जो रस दिए हैं इनमें भरत मुनि के द्वारा नाटक में कौन सा रस स्वीकार नहीं किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भरत ने कुल 8 रसों को स्वीकार किया है। इन 8 रसों के अलावा भी उन्होंने शांत रस को भी स्वीकार किया है। शांत रस को स्वीकार किया है, लेकिन यदि हम दृश्य काव्य की श्रेणी में बात करें या नाट्य की श्रेणी में बात करें तो उन्होंने शांत रस को दृश्य काव्य की श्रेणी में स्वीकार नहीं किया है। क्यों? क्योंकि जब किसी चीज़ का आप जब मंचन करते हैं, उन्होंने शांत के बारे में कहा है कि जब आप सारी चीज़ों से एकदम शून्य हो जाते हैं, मतलब आपके सामने वो चीज़ें बिल्कुल गौड़ हो जाती हैं, आपके ऊपर किसी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आप शांत की अवस्था में आ जाते हैं। तो वहाँ आप मंच पे शांत रह करके क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि शांत कोई रस नहीं है, शांत रस है, लेकिन नाटक में वो स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? शांत होगा, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके सामने कभी आ सकते हैं। हालांकि ये कैसा क्वेश्चन है? आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब जरूरी नहीं कि वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, वैसे नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों को समझ की दृष्टि में क्वेश्चन पूछ लिया करता है, तो वे उन क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है। तो इसका उत्तर आपका शांत है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अभिकथन के संदर्भ में। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या होता है कि सर्वप्रथम तो हम देख के ही थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि मतलब अभिकथन कारण है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। इसमें आपको क्या रखना है? दिया कितना भी रहे, आपको ध्यान देना है जो अभिकथन और कारण दिए हुए हैं, इस पर ध्यान रखना है। जब आप चीज़ों के प्रति वस्तुनिष्ठ अत्यधिक रहेंगे तो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए अभी कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न है कथनद्वयम्, 2 कथन दिए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा कारण है।
तो ये दोनों एक अभिकथन जो है वो अभिकथन कारण जो अभिकथन का जो कारण दिया हुआ है वो सही है कि नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कह रहा है कि आचार्य भरतः भारतीय नाट्यशास्त्रस्य रचनाकारः अस्ति। अब देखिए लिखा गद्यांश इतना बड़ा है, लेकिन कॉमन बात क्या है कि आचार्य, आप जानते हैं कि आचार्य भरत की जो कृति है वह क्या है, नाट्यशास्त्र है। तो आपको ये चीज पकड़े रहना है कि आचार्य भरत की जो कृति नाट्यशास्त्र है, ठीक है। तो ये तो क्लियर है। तो मान लीजिए आपका अभिकथन क्या है, सही है। अब जो कारण देगा इसी से संदर्भित देगा कुछ। तो देखिए क्या दिया है कारण कि नाट्यवेदस्य अंतर्गताः चतुर्विधाः विनयाः नवरसाः शांति हास्यादि विषयाः समाविष्टा भवन्ति। जैसा कि आप जानते हैं कि नाटकों में क्या होता है, चतुर्विध जो अभिनय होते हैं, चतुर्विध अभिनय होते हैं। कौन कौन, आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य, ये 4 अभिनय होते हैं। जो 9 रस होते हैं और जो शांति हास्य इत्यादि के जो विषय होते हैं उनका क्या होता है, नाट्य में मतलब नाट्य में उनका मंचन होता है। तो नाट्य शास्त्र की उन्होंने रचना की है, तो क्या उनके द्वारा नाट्य शास्त्र की जो रचना की गई है तो उनके नाट्य के अंतर्गत इन चीज़ों का समावेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, इन चीज़ों का प्रयोग नाटक में होता है कि नहीं होता है। तो बेसिकली है कि भाई जाहिर सी बात है कि बिना अभिनय के तो आप मंचन कर ही नहीं पाएंगे, तो अभिनय का होता ही है। 9 रस जो है, रसों की प्रवृत्ति होती है। आप जब कुछ नाटक करते हैं तो किसी न किसी विषय पे करते हैं, जब तक कोई विषय नहीं रहेगा तो आप मंचन कर नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से अगर नाटक के संदर्भ में देखें, और नाट्य वेद क्यों नाटक को क्या कहा जाता है, पंचम वेद भी कहा जाता है। तो नाटक के संदर्भ में जो अभिकथन है उसका संदर्भ जो कारण दिया हुआ है ये दोनों सही है। आचार्य भरत की कृति है नाट्यशास्त्र, और नाट्यशास्त्र में ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अब देखिए, अब आप इन दोनों ऑप्शनों को अच्छे समझ गए। अब ऑप्शन पे आइए। पहला कह रहा है कि अभिकथन कारणंच सत्यम तथा अभिकथनस्य कारण समुचितम व्याख्या अस्ति। जो अभिकथन है और कारण दोनों सत्य है, तथा अभिकथन है जो अभिकथन का जो कारण है वह अभिकथन का सही व्याख्या कर रहा है। तो आपका पहले ही उत्तर मिल गया, तो आपको नीचे जाना ही नहीं है। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया हुआ है, यदि अच्छे से आपको पता चल गया कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको ऊपर जा ही नहीं पाएंगे, नीचे आपको पहले ही पता चलेगा कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि एक ही ऑप्शन पे ध्यान देना है। कई बार क्या होता है कि हो सकता है कि इन्हीं ऑप्शनों में कुछ और अच्छे प्रकार से मतलब विकल्प दिया हो, तो आपको एक बार तो क्लियर हो गया कि इस पे उत्तर यही सही होगा, लेकिन एक बार चारों ऑप्शनों को देख जरूर लेना चाहिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि नाट्ये रसाः कस्माद् वेदात् गृहीता। जैसा कि आपको पता है कि जो ब्रह्मा जी उन्होंने चारों वेदों से 4 चीज़ों को लेकर के एक नाट्य पंचम वेद की रचना की, क्योंकि और उसी को उन्होंने भरत को दिया था कि भाई इसकी रचना करिए आप। तो उसमें उन्होंने ब्रह्मा जी ने किन वेदों से क्या क्या तत्व निकाले थे, तो यही समय पूछ रहा है कि नाट्य में रस की उत्पत्ति किससे की थी, ठीक है। तो अब इसको देखिए, अब आपको यदि पता रहेगा, ठीक, तो आप इसको क्रम से बैठा लीजिए। कैसे कि ऋग्वेद से उन्होंने पाठ्य निकाला, ठीक, सामवेद से उन्होंने गीत निकाला, यजुर्वेद से उन्होंने अभिनय निकाला, और जो नाटकों की एक तो कहें जो मेन स्तंभ होता है रस, उसके बिना नाटक अधूरा है। यदि उसमें कुछ रहेगा ही नहीं तो उसमें आप क्या करेंगे, कुछ नहीं। तो इन वेदों से उन्होंने ये चीजें निकाली, ऋग से पाठ, साम से गीत, यजुर्वेद से अभिनय, अथर्ववेद से रस। तो अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि नाट्य में रस की उत्पत्ति किस वेद से उन्होंने कराई है। तो आपका ये जो चतुर्थ ऑप्शन अथर्ववेद है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर्भटी वृत्ति ही मुख्य रूपेण प्रयुज्यते। जैसा कि आपको पता है कि कुल 4 वृत्तियां होती हैं। वृत्तियां क्या होती हैं कि जो नाटक में जो पात्र होते हैं उन पात्रों का जो व्यवहार होता है, उन व्यवहारों का वर्णन वृत्तियों के माध्यम से जानते हैं। तो वृत्तियां होती कितनी हैं, तो देखिए यहाँ से कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एज इट इज क्वेश्चन आ जाए। देखिए पहली बात तो कि वृत्तियां कितनी होती हैं, तो 4 वृत्तियां होती हैं, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि वो जो 4 वृत्तियां होती हैं वो कौन कौन होती हैं। तो आपको पता है कि कैसिकी,
कैसिकी, सात्वती और आर्यभट्टी और भारती। ठीक है, ये 4 वृत्तियां हो गई। अब इसी से और क्वेश्चन उनको पूछना हो तो यहाँ पूछ सकते हैं कि इन वृत्तियों में कौन कौन से रस होते हैं। तो उसी क्रम में क्वेश्चन पूछ रहा है कि आर्यभट्टी वृत्ति में कौन सा जो रस होता है वो मुख्य रूप से प्रयोग होता है। तो आपके सामने 4 विकल्प दिए हैं, श्रृंगार, रौद्र, विभत्स, वीर। तो आपको देखना है कि श्रृंगार रस किस वृत्ति में होती है। तो श्रृंगार एक कैसिकी वृत्ति। ठीक है, तो ये कैसिकी वृत्ति में होती है, तो ये तो होगा नहीं। लेकिन देखिए यहाँ ए सी और ए बी वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब 2 इसमें से कोई ऑप्शन सही है। तो आपको पता है कि जो ए है वो कैसिकी वृत्ति का है, तो सही नहीं है। तो आपको यहाँ ये देखना है कि इन ऑप्शनों में जहाँ जहाँ ए है उस ऑप्शन को कट कर दीजिए, यानी ए में है और डी में है। यानी जब आप दोनों ऑप्शनों को छांट दिए तो आपके क्वेश्चन सही होने की संभावना और बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके सामने विकल्प कम हैं। विकल्प आपके सामने जितने अधिक रहेंगे उतने आप कन्फ्यूज होंगे। इसीलिए जीवन में क्या होता है कि जब तक आप कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तो आप ऐसे ही जनता की तरह भटकते रहेंगे। तो इसी प्रकार से देखिए 2 ऑप्शन आपके कट गए। ठीक, अब आप देखिए कि 2 रस कह रहा है, तो वीर रस में क्या होता है, सात्वती, और जो आर्यभट्टी वृत्ति होती है वह रौद्र और विभत्स, इन दोनों रसों में होता है। ठीक है, तो इसलिए बी सी देखिए कहाँ है। तो अब देखिए आप कई बार क्या होगा कि आप ढूंढेंगे कि पहले बी आएगा फिर सी आएगा, तो इस तरह ढूंढेंगे तो आपको दिख रहा है कि बी सी दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि नहीं दिया, हो सकता है सी भी दिया हो। तो आपको ऑप्शन को बिल्कुल स्पष्ट रूप से ध्यान रखना है कि जब तक आप स्पष्टता नहीं रखेंगे तो आपके आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाने हैं पक्का है। और बाद में जब परीक्षा दे करके आएंगे तो वही गीत गाएंगे, अरे यार हम तो इसको देखे थे, अच्छा ये भी ऑप्शन में था, देख नहीं पाए। तो क्या होता है जब ज़्यादा भीड़ रहता है तो थोड़ा थोड़ा जगह आप पाएंगे तभी आगे निकल पाएंगे। तो यही वो सारे जगह हैं जो आपको थोड़े थोड़े जगह देते हैं और उसको आधार पे आप आगे निकलते जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बी और सी है वही आपका उत्तर सही है। तो देखिए यहाँ तो डी बी है और यहाँ जो बी ऑप्शन दिया है सी बी, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर कौन सही है, सी बी, यानी आर्यभट्टी वृत्ति में रौद्र और विभत्स ये 2 रस होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, अब आ रहा है कुछ अलंकार से क्वेश्चन। कह रहा है कि मन्ये, संके, ध्रुव इत्यादि नाम प्रयोगः कस्मिन् अलंकारे भवति। मतलब ये जो मन्ये, संके, ध्रुव इत्यादि जो पद हैं इनमें से किस अलंकार में प्रयोग होते हैं। तो आप लोगों ने जब अर्थालंकार का वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने बताया था कि जो उपमान की जब हम क्या करते हैं, संभावना करते हैं, मतलब उपमेय को बताने के लिए जब हम उसका उपमान में संभावना करते हैं कि तुम ऐसे हो नहीं लेकिन मानो ऐसे हो, तो ऐसे इसमें क्या होता है कि कभी कोई मन्य, कभी शंका, कभी निश्चित इत्यादि का हम प्रयोग कर लेते हैं। तो ये विद्वानों ने एक कोटि निर्धारित कर दी है कि ऐसे यदि प्रश्न पूछे, मतलब शब्द आ जाएं, तो आप मान लीजिए कि वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सही होगा, सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन कुछ और पूछना हो तो मान लीजिए पूछ दे कि इव, यथा इत्यादि का प्रयोग, या जो उपमा के जो 4 धर्म होते हैं उन धर्मों का नाम दे दे, पूछ दे कि इसमें से किस अलंकार का विषय है वो। तो आपको ऑप्शन से भी प्रश्न पता हो सकता है कि अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन से प्रश्न इस तरह से पूछा है तो बाकी जो उपमा है, अनुप्रास है, यमक है, इनसे यदि प्रश्न पूछना होगा तो कैसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको केवल प्रश्न सॉल्व ही नहीं करने हैं, प्रश्न सॉल्व करने के बाद आपको थोड़ा दिमाग ये भी लगाना है कि अगर ये प्रश्न न पूछे तो किस तरह से प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका उत्तर कौन सा है, सी उत्प्रेक्षा। ठीक, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपमा, रूपक, दीपक तथा यमक येषां चतुर्णाम अलंकाराणाम समर्थक आचार्योस्ति। जैसा कि आप जानते हैं कि साहित्य शास्त्र में कुल 6 संप्रदाय हैं, उन 6 संप्रदायों के तत्व अपने अपने आचार्य हैं। ठीक, उसमें जो प्रथम संप्रदाय है जो हमारे विद्वानों ने निर्धारित कर दिया है कि रस संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक आचार्य भरत हैं। उसके बाद अलंकार है, उसके भामा है। ठीक, और जो वक्रोक्ति संप्रदाय उसके कुंतक हैं। मम्मट तो ध्वनि प्रस्थापन आचार्य है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसमें से ये जो
उपमा, रूपक, दीपक और यमक, ये 4 अलंकार हैं, इन 4 अलंकारों की संख्या किसने मानी है? ठीक है, तो अब आप जब जानेंगे कि मम्मट ने कुल 67 अलंकारों की स्वीकृति दी है, जिसमें से उन्होंने 61 अर्थालंकार माना है और कुल 6 शब्दालंकार माने हैं। भामह ने कुल 48 अलंकार माने हैं। कुंतक ने लगभग 72 अलंकार माने हैं शायद, और उसमें जो भरत हैं इन्होंने केवल 4 अलंकारों को स्वीकार किया है। उन 4 अलंकारों में कौन कौन है? उपमा है, रूपक है, दीपक है और यमक है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर कौन सही होगा? ऑप्शन डी, आचार्य भरत। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को और घुमा पूछ सकता है कि 4 अलंकारों की संख्या कौन मानता है या 4 अलंकार कौन मानता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि येषु अर्थालंकारः कः। जैसा कि आप जानते हैं कि अलंकारों को 2 भागों में विभाजन किया गया है, एक शब्दालंकार, ठीक है, शब्दालंकार, और एक अर्थालंकार। तो अर्थालंकार के अंतर्गत कौन आता है? ये देखिए, ये बेसिक क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है कि आप ये जान लिए कि अलंकार से क्वेश्चन पूछेगा तो हम अलंकारों का लक्षण रट लिए, कौन किसे अलंकार कहते हैं ये जान लिए, लेकिन ये जो बेसिक है वो नहीं जाने तो वो परीक्षा, मतलब जो परीक्षक होता है वो क्या जानना चाहता है कि आपका जो माइंड है वो एकदम तत्पर है कि नहीं चीज़ों को समझने के लिए अच्छे से। तो जो शब्दालंकार और अर्थालंकार है, जो 2 भेद होते हैं, इनमें से अर्थालंकार कौन है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि वृत्त्यानुप्रास और छेकानुप्रास ये क्या है? अनुप्रास के भेद हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है कि भाई अनुप्रास कितने प्रकार के होते हैं? ये तो क्वेश्चन ये बनता है, इसलिए अनुप्रास है। तो जैसा कि आपको पता है अनुप्रास किस कोटि में आता है? शब्दालंकार की कोटि में आता है। तो ये दोनों तो नहीं होंगे। ठीक, उसमें से यमक अलंकार है, ये भी शब्दालंकार के अंतर्गत आता है, तो ये भी नहीं होगा। और जो उत्प्रेक्षा अलंकार है यह अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर कौन सही होगा? आपका उत्प्रेक्षा जो ऑप्शन है यह सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, यहाँ देखिए सीधा क्वेश्चन पूछ दिया है कि प्रकृतम यन्निषिध्यान्यत् साध्यते सा तु। ठीक, मतलब जहाँ जो प्रकृत होता है उसका निषेध करके अप्रकृत की स्थापना कर दी जाए, उसे केस अलंकार के नाम से हम जानते हैं। प्रकृत यानी प्रकृत जो होता है वो उपमेय होता है। आपको अगर ध्यान होगा तो अगर आप देखे होंगे अर्थालंकार के वीडियो में, तो जो प्रकृत का अर्थ क्या बताया गया है? उपमेय होता है। मतलब उपमेय को निषेध करके उपमान की स्थापना कर दी जाए। मतलब चंद्र युग मुखम नहीं, मुख ही तुम्हारा क्या है? चंद्र ही तुम्हारा मुख है, इस तरह से कह दिया है। तो ये शायद डायरेक्ट लक्षण दे दिया है। अब आप कहेंगे कि भाई ऐसा तो है नहीं कि आपका सिलेबस में, पाठ्यक्रम में काव्य प्रकाश लगा हुआ है, लेकिन आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके लास्ट ईयर एग्जाम में कि समासोक्ति का लक्षण दिया है और समासोक्ति का उदाहरण भी दिया है। तो जो समासोक्ति अलंकार का जो लक्षण दिया है वो काव्य प्रकाश से लिया है, तो इसलिए हो सकता है कि लक्षण भी पूछ दे तो काव्य प्रकाश से पूछ दे। तो आप इसको स्पष्ट रखेंगे तो भाषा थोड़ा चेंज होगा, लक्षण एट इसी तरह मिलेंगे। ठीक, तो अब देखते हैं किसका है। तो जो समासोक्ति है तो ये तो है नहीं, क्योंकि परोक्तिर भेद का इसलिए ही समासोक्ति ही, तो भाई इसका लक्षण होगा नहीं। आप जानते हैं कि साधर्म्यम उपमा भेदे, इसका भी नहीं हो सकता है। श्लेष का होगा नहीं, तो किसका होगा? ये अपहन्नुति का होगा कि प्रकृतम यन्निषिध्यान्यत् साध्यते सा तु अपहन्नुति। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा? अपहन्नुति होगा। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, अब कह रहा है कि त्रिपुरदाह कस्य रूपकस्य उदाहरणम अस्ति। जैसा कि आपको पता है कि 10 रूपक होते हैं। ठीक, उन 10 रूपकों में कौन कौन से रूपक हैं? तो आपको पता ही होगा कि 10 रूपक कौन हैं। उन रूपकों में त्रिपुरदाह जो है वह किस रूपक का उदाहरण है? तो जैसा कि जब ब्रह्मा जी ने देवताओं को प्रथम बार मंजन करने के लिए जो ग्रंथ दिए थे वह थे अमृत मंथन और त्रिपुरदाह। उसमें से एक ग्रंथ त्रिपुरदाह है जिसकी रचना स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये त्रिपुरदाह किस रूपक का उदाहरण है? ठीक, तो अब देखिए ऑप्शन देखिए, नाटक है
तो नाटक के उदाहरण है नहीं, क्योंकि नाटक में कुल कितने 5 से 10 अंक होने चाहिए। त्रोटक है, ये त्रोटक आप देखिए, ये त्रोटक देखिए, यहाँ से क्वेश्चन भी घुमा सकता है। त्रोटक जो है वह रूपक नहीं है, उपरूपक है, ठीक, तो ये तो होगा ही नहीं। जो डिम है, ठीक, और जो समोकार है, तो समोकार का भी उदाहरण नहीं है। समोकार का क्या है, समुद्र मंथन है, तो इसका त्रिपुरदा किसका उदाहरण है, ये डिम का उदाहरण है, ठीक है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या सही होगा, जो सी है, यह ऑप्शन सही होगा। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि जो रूपक हैं उन रूपकों के जितने उदाहरण हैं वो आपको एकदम स्पष्ट रखने हैं, यानी वहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर ही पूछ लिया जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा रूपक किस रूप मतलब कौन से ग्रंथ किस रूपक का उदाहरण है। जैसे प्रायः पूछ लिया करता है कि मृच्छकटिकम किस रूपक का उदाहरण है। तो ऐसे प्रचलित क्वेश्चन है जो पूछ लिया करते हैं। कई बार इनके अंकों का नाम पूछा जाता है कि मान लीजिए यहीं घुमा कर देना हो कि इसमें से डिम में कितने अंक होते हैं, ठीक, तो यदि आपको नहीं पता रहेगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन से किस तरह से अन्य क्वेश्चन इसी से संबंधित बन सकते हैं। आखिर क्वेश्चन पूछेगा तो कहाँ से पूछेगा, यदि आपके सिलेबस में नाट्य तत्व लगा हुआ है तो ये नाट्य तत्व ही ये तो हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछना हो तो क्या पूछेगा, यही सब ने पूछेगा, और तो कुछ पूछेगा नहीं। तो इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि समुचित क्रमोस्ति, समुचित क्रम क्या है, ठीक। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि एक पैटर्न बन चुका है कि ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया करता है। तो ये आपका दिया है क्या, कार्यावस्थाएं दिया हुआ है, ठीक। तो जैसा कि आपको पता है कि 5 कार्यावस्थाएं होती हैं। कौन कौन, आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आते तो जरूर है, लेकिन कई बार क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो या तो आप ऑप्शन देखने से पहले यहीं पे आप सेट कर लीजिए। यदि आपको आ रहे हैं तो तुरंत आपको, चूंकि ऑनलाइन पेपर होता है तो इस पर तो लिख नहीं सकते हैं, जैसे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, आपको पेपर तो मिलेगा ही, तो उस पर लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि आरंभ पहले आता है तो सी लिखिए यहाँ पे। सी आरंभ के बाद आपको पता है कि यत्न आता है तो सी ई, आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और ठीक लास्ट क्या क्या है, फलागम, ठीक। यदि आप ऐसे क्वेश्चन लिख देते हैं तो जो कई बार क्या होता है कि एक ए बी सी जो आगे पीछे हो जाया करता है ना, उससे जो कन्फ्यूजन पैदा गलत हो जाता है, तो वैसे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो अब देखिए, तो आपके समय भी बचत होगा। कब डायरेक्ट देखेंगे कि इसमें से सी ई ए बी डी कहाँ है, तो अब जब आप देखेंगे कि सी ई ए बी डी जो बी ऑप्शन है इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है, तो आपका यहाँ क्या क्या फायदा हुआ, तो दो फायदे तो महत्वपूर्ण हुए। एक तो आप कंफर्म कर लीजिए कि यही है, ठीक है, तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अब जब ऑप्शन में आप ढूंढने आएंगे तो आपको यहाँ पे समय की बचत होगी, तो समय की बचत के साथ साथ आपके प्रश्न बिल्कुल सही होने की संभावना एकदम अत्यधिक प्रबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप जब करेंगे तो गलत आपके क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि 2 कथन दिया हुआ है, 2 कथनों में से कौन कथन है, कौन कथन सत्य है, ठीक है। तो उस संदर्भ में दिया हुआ है, तो दिया है कि अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक इति निदर्शना अलंकार उच्यते। तो जब आप देखे होंगे तो ये सीधा सीधा इसमें कुछ चर्चा की बातें नहीं है, डायरेक्ट निदर्शना अलंकार का लक्षण है, तो ये तो स्पष्ट ही है। दूसरा कथन कह रहा है कि अर्थे सत्यर्थ भिन्नानाम वर्णानाम सा पुनः श्रुति, ठीक, यदि लाटानुप्रासस्य लक्षणम अस्ति, ठीक है, लक्षणम लिख दिया है, लक्षणम अस्ति। तो आप जब देखे होंगे जो यमक अलंकार होता है और लाटानुप्रास होता है, उसमें दोनों में भेद क्या होता है, केवल तात्पर्य में भेद होता है। और जो यमक अलंकार होता है उस यमक अलंकारों में दोनों पद क्या होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए, और सार्थक होने के बाद भी इन दोनों में भेद होने चाहिए। तो इसलिए लाटानुप्रास और यमक अलंकार में मूलभूत भेद यही है, इसलिए यहाँ पे मतलब कंफ्यूज करने के लिए लाटानुप्रास दे दिया है। तो यदि आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहेंगे तो कहेंगे यार वही बात है कि सत्यर्थ भिन्ना नाम इस तरह से कुछ आ रहा है तो लाटानुप्रास का ही होगा। तो ये क्या है कि ये यमक अलंकार का लक्षण है, इसलिए ये गलत है, ठीक। तो यानी कथन आपका एक सही है और कथन 2 आपका गलत है, यहाँ आप क्लियर कर लीजिए। अब ऑप्शन में आइए कि जो आप क्लियर किए हुए है कहाँ, तो अब जब आएंगे उभय सत्य यानी वो दोनों गलत है,
मतलब जब दोनों सही कह रहा है तो दोनों सही तो है नहीं, तो ये ऑप्शन गलत होगा। कथन एक असत्यम किंतु कथन दो असत्यम, ये तो सीधे है कि जो सही है उसी को तुम असत्य कह दे रहे हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। कह रहा है कि उभय असत्य है, तो कैसा हो ही नहीं सकता है कि उभय असत्य है, एक तो सही है ये है। अब जो चौथा ऑप्शन है, कह रहा है कि कथन एक सत्यम परंतु कथन दो असत्यम, तो कथन एक आपका क्या है, सत्य है, कथन दो असत्य है, तो इसलिए आपका डी जो ऑप्शन है यह इस प्रश्न के हिसाब से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि समुचितम मेलनम कुरु। ठीक है, चलिए करते हैं समुचितम मेलनम कुरु। कह रहा है कि जो इसमें कौन किससे मेल है वो आप मेल करिए। तो देख रहे हैं आप, कुछ दिया हुआ है, गर्भ, मृच्छकटिकम, कार्य, प्रवेशक, ये कुछ नाम दिए हुए हैं और इसमें से कौन क्या है ये दिया हुआ है। तो इसमें देखिए कौन क्या है। तो आप जानते होंगे कि जो 5 संधियां होती हैं उन 5 संधियों में से एक संधि क्या है, गर्भ है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही लिखा करिए जब आपको नहीं कन्फर्म आए तो। कई बार क्या होता है ना कि हम मिला तो लेते हैं लेकिन मिलाने के बाद जो मिलाए रहते हैं वो नहीं मतलब टिक करते हैं, तो यहाँ भी क्वेश्चन गलत हो जाया करता है। तो अब देखिए ये आपको पता है कि ये संधि है, तो ए का 2 लिख लीजिए। ठीक, दूसरा है मृच्छकटिकम। अब देखिए है कितना आसान क्वेश्चन, ये रूपक का उदाहरण है, तो यहाँ तो सीधा दे दिया है रूपक, लेकिन यही मान लीजिए और भी दे सकता था, प्रकरण भी दे सकता था, तो यहाँ सिंपल कर दिया है। तो मृच्छकटिकम कहाँ जाएगा, 1 में जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे, बी को 1 में लिख देंगे। ठीक है, जो कार्य है, ये कार्य क्या है, तो आप देखे होंगे कि 5 अर्थ प्रकृतियां होती हैं, बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्य। उन 5 अर्थ प्रकृतियों में से जो 5वां है वो कौन है, कार्य है। ठीक है, इसलिए सी का क्या हो जाएगा, सी का आपका हो जाएगा 4। और जो प्रवेशक है वह है जो 5 अर्थोपक्षेपक होते हैं, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो कथा में जो नीरस चीज़ें होती हैं लेकिन कहीं ना कहीं कथा के मतलब कथा के साथ उसका इंटरलिंक जरूरी रहता है कि इसके पीछे की पृष्ठभूमि बता दे, लेकिन दिखा नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि इससे दर्शकों को मज़ा नहीं आएगा, लेकिन बताना जरूरी है, तो वही इस अर्थोपक्षेपक के माध्यम से बताया जाता है। ठीक है, तो प्रवेशक किस में चला जाएगा, 3 में चला जाएगा, यानी डी किस में चला जाएगा, 3 में चला जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए कि ए का 2 बी का 1 कहाँ है। ठीक, तब आप देख रहे होंगे कि ए का 2 बी का 1 सी का 4 और डी का 3 इसमें A2 B1 C4 3, यानी आपका जो डी ऑप्शन है वह सही होगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ लगाने के बाद यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा था, अब नहीं ध्यान देते तो मान लीजिए ये मार देते, फिर कहे कि भाई कन्फ्यूजन आप तो गलत बता रहे हैं। तो ऐसे ही वहाँ हो जाया करता है, आ तो रहा है हमको, लेकिन देखिए गड़बड़ा जाता है इस तरह, एक ही गड़बड़ाया पूरा आपका नंबर गया, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि रूपका अलंकारस्य प्रमुख विशेषता का। अब देखिए यहाँ समझ की दृष्टि से क्वेश्चन पूछ दिया है कि रूपका अलंकार में क्या होता है, तो आप लक्षण जाते हैं, तदरूपकम में भेदो या उपमान उपमेयो हो, मतलब उपमान और उपमेय में क्या हो जाता है, अभेद जब हो जाता है तो रूपक अलंकार कहते हैं। मतलब यदि आप किसी का मंचन कर रहे हैं, यदि राम जी का आप मंचन कर रहे हैं तो राम जी के हूबहू गेटअप को आप नहीं उतारेंगे और ऐसा नहीं दिखा देंगे कि हम आपको देख करके सामाजिक ये महसूस कर ले कि यही राम जी हैं, तब तक उनको कोई मज़ा ही नहीं आएगा अगर ये महसूस नहीं कर पाए तो उपमान और उपमेय में क्या एकदम अभेद हो जाए। तो देखिए इसका प्रमुख विशेषता क्या है, कह रहा है कि प्रकृत अप्रकृतयो भेद। मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये तो जानते हैं कि भेद नहीं होता है, अभेद होता है, तो इससे भी इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, कह रहा है कि प्रस्तुत अप्रस्तुतयो हो वैधर्म्यम। ऐसा तो है नहीं कि आप जाएं वीर घाट हम जाएं सिर घाट, दोनों समान होना चाहिए, दोनों में अभेद होना चाहिए, तो वैधर्मता की भी बात नहीं आती है, तो ये भी क्वेश्चन गलत, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो देखिए भले आपको समझ नहीं है लेकिन लक्षण भी यदि याद है तो आप उस दृष्टि से भी समझ सकते हैं। ठीक, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि प्रस्तुता प्रस्तुतयो हो अभेदः, मतलब प्रस्तुत जो प्रस्तुत किया जा रहा है और जो प्रस्तुत करने के लिए जो अप्रस्तुत का हम अनुकरण कर रहे हैं, उस अप्रस्तुत के साथ हम प्रस्तुत करके एकदम अभेद कर दे रहे हैं। इसका यानी इस हिसाब से यानी
यह रूपक अलंकार के प्रमुख विशेषता में से एक है, तो इसलिए इस ऑप्शन में क्या हो जाएगा, यह ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आपको कह दे रहे हैं कि क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि इसी तरह से पूछे, लेकिन इसी टाइप का पूछेगा, इसी तरह से पूछेगा। तो इस तरह क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे, अगर रूपक अलंकार से क्वेश्चन पूछना होगा तो किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्थायी भाव भेदान क्रमेण योजयत। ठीक है, यदि आप पेपर देखे होंगे लास्ट ईयर का, तो वहाँ एक क्वेश्चन पूछा है कि रस भेदान क्रमेण योजयत, यानी रस के जो भेद हैं उनके क्रम को आप सजाइए। यानी भाई जब एक बार रस पूछ दिया तो हो सकता है कि आगे आपका स्थायी भाव भी पूछ दे, उसके अगले साल वर्ण पूछ दे, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखते हैं क्या है। तो आपको पता है कि क्या है, तो आपको देखिए यहाँ क्या करना चाहिए। पहले तो आपको 8 रस पता होने चाहिए, 8 के जो स्थायी भाव हैं वो पता होने चाहिए, तभी ना आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो अब देखते हैं, श्रृंगार रस पहला है। ठीक है, तो श्रृंगार रस का जो पहला है उसका स्थायी भाव क्या है, रति है। ठीक, क्योंकि श्रृंगार में ही तो रति उत्पन्न होती है, ऐसा तो है नहीं करुण अवस्था में आप श्रृंगारिक महसूस करेंगे। तो श्रृंगार का रति है, हास्य का हास है। भाई सीधी सी बात है, हंसेंगे तो सीधे हास्य ही उत्पन्न होगा, हास का हास है। ठीक, श्रृंगार हास्य। अब देखिए यहाँ करुण को हटा दिया है, क्यों, क्योंकि करुण थोड़ा आपको कन्फ्यूजन करना चाहता है। तो श्रृंगार हास्य करुण रौद्र, ठीक, वीर रौद्र भी हटा दिया है। तो इसका कुल मिला के क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको 8 रस और 8 स्थायी भाव पता रहना चाहिए। नहीं पता रहेगा आप कंफ्यूज आ जाएंगे, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। तो अब देखिए रति क्या है, पहले पे है। ठीक, हास्य क्या है, दूसरे पे है। श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर पे आ गया, यानी अब BAC आ जाएगा, यानी ये तीसरे पे है। ठीक, भयानक का स्थायी भाव क्या होता है, भय होता है, तो चौथे पे आ जाएगा। और जो अद्भुत और क्या होता है, विभत्स और अद्भुत, तो जो विभत्स का स्थायी भाव होता है वह क्या होता है, जुगुप्सा होता है। और तो इसलिए अद्भुत रस का स्वायु क्या, विभत्स रस का विस्मय नहीं, विभत्स रस का जुगुप्सा हो जाता है। ठीक है, और अद्भुत का विस्मय। ठीक, तो इस प्रकार से ये अंतिम में चला जाएगा। तो अब देखिए BAC यानी BAC, तो देखिए BAC कहाँ है, तो BAC यहाँ भी है, BAC यहाँ भी है। अब आपको अंतर 2 में करना है, D पहले आएगा कि E पहले आएगा, तो D पहले आएगा उसके बाद E आएगा। ठीक, तो D और E यानी आपके प्रश्न के हिसाब से क्या है, जो ऑप्शन C है वह सही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वस्तु नेता रसस तेषाम भेदकः, इस पंक्ति में जो तेषाम पद दिया हुआ है उस तेषाम पद का क्या तात्पर्य है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो रूपक होते हैं वो 10 होते हैं, तो वहाँ पे कहते हैं कि जब सभी रूपक एक ही तरह के होते हैं, सब में मंचने किया जाएगा, तो आप इतनी बड़ी संख्या में क्यों रख रहे हैं, क्या मतलब है इतना नाम देने का। भाई जितना जो चीज़ें कम रहेगा कन्फ्यूजन उतना ही तो कम बना रहेगा। तो कहें कि भैया हो सकता है कि कुछ चीज़ों को, अब जो चीज़ अगर अब शाहरुख खान अगर रोमांस के किंग कहे जाते हैं, तो ये थोड़ी ना भाई, जब वो रोमांस का कोई भी टॉपिक आएगा तो जाहिर सी बात है कि डायरेक्टर के मन में पहला बात आएगा कि भाई हम शाहरुख खान को साइन करें। तो उसमें जो कथावस्तु के हिसाब से और कथावस्तु के हिसाब से नेता का चयन होता है और कथावस्तु के हिसाब से रस का भी चयन होता है। ठीक है, तो उन रूपकों में जो भेद होता है वो कैसे होता है, तो कह रहे हैं कि वस्तु, नेता और रस, इनके हिसाब से उन 10 रूपकों में भेद हो जाता है, इसीलिए 10 रूपक माना गया है। नहीं तो एक ही नाटक, सब तो नाटके है, एक ही नाटक में कुछ भी कर लीजिए। तो कहे नहीं। अब ऑप्शन देखिए कहाँ दिया हुआ है, अरे महापर्वा नाम, तो ये तो हो ही नहीं सकता है भाई, आप इसमें महापर्व महाभारत का कथा कैसे घुसा दिए, तो गलत है। पुराणा नाम, पुराण भी नहीं हो सकता है। उपरूप का नाम, ऐसा भी नहीं उपरूपक है। ठीक, रूप का नाम। ठीक, यानी ये जो तेषाम पद का जो अर्थ है वह क्या है, रूपक है। तो यह क्वेश्चन दिया गया है आपके क्लियरिफिकेशन के लिए, यहाँ जरूरी नहीं है कि ये पूछ देगा।
ये, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है कि जो रूपकों के जो भेदक तत्व होते हैं वो कितने होते हैं, या होते हैं तो कौन कौन होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप कन्फ्यूज आ जाएंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिस क्वेश्चन के बारे में चर्चा न किया गया हो। ठीक है, यदि आप देखे होंगे, पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। यदि नहीं देखे होंगे तो भाई आपको हर एक प्रश्न कठिन लगेंगे। तो जब प्रश्न कठिन लगते हैं तो आपके माइंड के ऊपर दबाव बनता है। जब माइंड के ऊपर दबाव बनेगा तो आप क्या करेंगे, वहाँ परीक्षा हाल में जो छत होता है उसके नीचे दबने लगेंगे, तो आता हुआ क्वेश्चन भी आपसे गलत हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि नाट्य दर्पण इति ग्रंथस्य रचनाकारः वर्तते। जो नाट्य दर्पण है वह किसकी कृति है। ठीक, तो जैसा कि जानते हैं आप कि जो भरत का जो नाट्य शास्त्र है, भरत के नाट्य शास्त्र को और अच्छे से सामाजिकों के सामने लाने के लिए विभिन्न आचार्यों ने एक अपने अपने स्वतंत्र ग्रंथों की रचना की। उनमें से ही दशरूपक है, शारदातनय का भाव प्रकाशन है, इत्यादि और ग्रंथ हैं। तो उनमें से एक नाट्य दर्पण भी है, काफ़ी फेमस ग्रंथ है। नाट्य दर्पण के जो लेखक हैं ये बताएं कौन है। इन्होंने सुख और दुख जो होता है, रसों की स्थिति मानी है। सुख और दुखात्मक दोनों की स्थिति होती है रस, यही ये मानते हैं। कई बार लास्ट टाइम 1-2 साल पहले एनटीए ने डायरेक्ट इसी को जेआरएफ के दौरान पूछ लिया था। ठीक, हालांकि ये सब्जेक्ट में लगा नहीं है, लेकिन भाई कहीं ना कहीं आपके टॉपिक से मेल तो खाता ही है, तो पूछ सकता है। तब देखते हैं नाटक के कौन है। तो इनके दो हैं, एक रामचंद्र और गुणचंद्र, दो लोगों ने इसकी मिलकर के रचना किया है। ठीक है, तो यदि आप मान लीजिए कि रामचंद्र का नाम जानते हो और गुणचंद्र का नाम नहीं जानते हो, आप धनंजय जानते हो, धनिक नहीं जानते हो, तो आप क्या कर देंगे, एक को दूसरे से मिलान कर देंगे। क्योंकि आपको तो ये पता है कि भरत के नाट्य शास्त्र के ऊपर गुणचंद्र ने लिखा है, रामचंद्र ने भी लिखा है, धनंजय ने भी लिखा है, और धनिक ने भी कुछ न कुछ किया है। तो जब कन्फर्म नहीं रहेंगे तो रामचंद्र को धनंजय से मिला देंगे, नहीं तो गुणचंद्र को धनंजय से मिला देंगे, गलत हो जाएगा। तो रामचंद्र और गुणचंद्र ये आपके क्या हैं, नाट्य दर्पण के रचयिता हैं। तो ए डी जो आपका डी ऑप्शन है वह सही होगा। और जो धनंजय और धनिक हैं, धनंजय की कृति क्या है, दशरूपक। ठीक है, और दशरूपक के ऊपर जो टीका लिखे हैं धनिक ने, इनके मतलब भाई हैं, इन्होंने आलोक नामक क्या किया है, टीका लिखा हुआ है। आलोक नाम ही है, हाँ, आलोक नाम के उन्होंने टीका लिखा हुआ है। ठीक है, इसी दशरूपक के ऊपर ही, और धनंजय के भाई ही हैं धनिक। ठीक है, तो यदि आपको कंफर्म नहीं रहेगा तो आसान सा क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे, आसान होते हुए कंफ्यूजन के चलते क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया कि अधोलिखितेषु रूपकेषु एकांकी रूपकम वर्तते। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें पूछा कि एक अंक वाला रूपक कौन है। जैसा कि आपको पता है कि जो 10 रूपक होते हैं, किसी में 10 अंक होते हैं, किसी में 3 अंक होते हैं, किसी में 4 अंक होते हैं, किसी में 7 अंक होते हैं। ठीक, तो उसमें से एकांकी नाम वाला रूपक कौन है। ठीक, तो देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया है नाटक, तो यानी आपको पता है कि इसमें 5 से लेकर के 10 अंक होते हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, क्लियर है। प्रकरण है, प्रकरण में कुल 10 अंक होते हैं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, डिम में कुल 3 अंक होते हैं। ठीक, और नाटिका में 4 अंक होते हैं। ठीक, यानी क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन क्या लग रहा है, थोड़ा सा डैमेज लग रहा है। ठीक, यानी ऑप्शन सही नहीं है। या तो क्वेश्चन बदल दीजिए या तो ऑप्शन बदल देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हम 3 अंक कर लें। ठीक, 3 अंक कर लें तो डी में सही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है अगर यहाँ गलत हो गया तो गलत के हिसाब से हमको 4 ऑप्शन तक पढ़ने पड़ गए। यानी हमको 4 चीज़ों की क्लियरिटी मिल गई कि नाटक में कितने अंक होते हैं, प्रकरण में कितने अंक होते हैं, डिम में कितने अंक होते हैं, नाटिका में होते हैं। वैसे खैर अगर आप डिम के जगह पे भाड़ कर दीजिए तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका उत्तर सही हो जाएगा। भाड़, प्रासन इत्यादि में 1 ही अंक का नाटक होता है। ठीक, मतलब स्टैंड अप कॉमेडियन जो होते हैं वो ससुरे भाड़ ही होते हैं। ठीक है, अगले चलते हैं। हाँ देखिए, ये समझ के ऊपर क्वेश्चन है। करे कतमो भाव रसताम प्राप्नोति। आप मतलब किससे रस की प्राप्ति होती है। ठीक, तो आपके अंदर कौन सा ऐसा भाव है जो उठ जाता है और कहते हैं वाह मजा आ गया गुरु,
वो कौन सा भाव है। तो आपको ध्यान होगा कि रस निष्पत्ति के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो स्थायी भाव होता है वो किसके जोड़ लगाने से उसकी उत्पत्ति होती है। तो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के योग से स्थायी भाव का जो ढक्कन होता है वो खुल जाता है। ठीक, तभी आप कहते हैं कि हाँ जो हम सोच रहे हैं वही वाली बात है। तो व्यभिचारी भाव क्या करता है? पुष्ट करता है। मतलब जो आपके अंदर अनभिव्यक्त अवस्था में जो अस्थाई भाव है, संस्कारवश या वासनावश कभी किसी चीज़ को आप देखे हों और समझे हों कि हाँ ये जो क्षण होता है, ऐसा जो क्षण होता है दुख का होता है, ऐसा जो क्षण होता है सुख का होता है, यदि हम ऐसे देखेंगे तो हमको इस तरह के सुख मिलेंगे, दुख मिलेंगे, ऐसे आपके अंदर जो चित्तवृत्ति विशेष में बैठ जाया करती हैं। और उस तरह की जब चीज़ें आपके सामने होती हैं तो आपके अंदर करुणा या श्रृंगार वाली भावना उत्पन्न हो जाती है। तो वो ढक्कन बंद रहता है, लेकिन उस ढक्कन को खोलने का काम विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव ही करते हैं। और उन तीनों में व्यभिचारी भाव ही पुष्ट करता है कि हम एकदम सही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ए, बी और सी ये दोनों ऑप्शन क्या हैं? गलत हैं। तो जो रस की प्राप्ति होती है वह स्थायी भाव से होती है। क्यों? क्योंकि जो दबा हुआ है यदि उसी को आप उठाएंगे तभी कुछ काम हो पाएगा। तो स्थायी भाव जब आपके अंदर से अनभिव्यक्त अवस्था से अभिव्यक्त अवस्था में आता है तब आपको मज़ा आता है कि हाँ वाकई काफ़ी शानदार फिल्म है या काफ़ी शानदार चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या है? डी सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि आचार्य भरत के नाट्य शास्त्र के व्याख्याकारों का क्रम है। जैसा कि आप जानते हैं कि आचार्य भरत ने जो रस सूत्र दिए हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही, रस के बारे में उन्होंने सर्वप्रथम विवेचन किया है। जाहिर सी बात है जब नाट्य शास्त्र के ही जब प्रथम आचार्य हैं तो रस भी वही बताएंगे। तो उन पे जो व्याख्या लिखे हुए हैं जो आचार्य हैं उनका क्रम क्या है, यानी एक ने कुछ बताया, दूसरे ने कुछ बताया, तीसरे ने कुछ बताया, चौथे ने कुछ बताया, यानी एक दूसरे के ऊपर उन्होंने और अच्छे प्रकार से व्याख्या करते गए। तो उनमें से कौन से चार आचार्य हैं? तो जैसा आप जानते होंगे कि चार आचार्य आपके कौन हैं? एक हैं भट्टनायक, भट्टलोल्लट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त। ये चार आचार्य हैं। देख लीजिए कहाँ है। तो भट्टलोल्लट पहले पे होंगे, भट्टनायक, शंकुक दूसरे पे होंगे, भट्टनायक तीसरे पे होंगे, अभिनवगुप्त चौथे पे होंगे। तो इसमें दिया क्या है? तो भट्टलोल्लट यहाँ पहले पे है, शंकुक दूसरे पे है, भट्टनायक तीसरे पे है और अभिनवगुप्त चौथे पे। इसलिए इस प्रश्न के हिसाब से क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कुछ समझ की दृष्टि से ये क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि रस निष्पत्ति लगा हुआ है आपके सिलेबस में, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। लेकिन साक्षात संबंधेन भट्टलोल्लटः रसस्य स्थितिः कस्मिन् मनुते। जो भट्टलोल्लट यानी प्रथम जो आचार्य हैं, जो चार व्याख्याकारों के जो प्रथम व्याख्याकार हैं, उन्होंने रस की निष्पत्ति, रस की उत्पत्ति किसमें मानी है? ठीक, तो नट में, काव्य में, सामाजिक में, तो अनुकार्य में। तो कहते हैं कि जब कोई नट किसी चीज मतलब किसी का मंचन करता है तो वह अनुकार्य का अनुकरण करता है। तो आपको बताए थे हम दो होते हैं, एक अनुकर्ता होता है और एक अनुकार्य होता है। ठीक है, तो अनुकार्य का ही अनुकरण अनुकर्ता होता है। तो मान लीजिए अगर राम है और कोई नट है तो यहाँ नट क्या हुआ? अनुकर्ता हुआ और राम अनुकार्य हुए। तो ये जो भट्टलोल्लट हैं वह अनुकार्य में ही रस की उत्पत्ति मानते हैं। कहते हैं कि उन्हीं में जो रस है रस है, इधर सब नीलवट्टे सन्नाटे हैं सब। तो नट में तो ये गौण रूप से मानते हैं कि आप भाई चलिए भंडारी हैं, खाना बना रहे हैं तो भाई बना रहे हैं तो भाई सब लोग तो तृप्त होंगे ही, लेकिन आप भी थोड़ा बहुत सूंघ के जानिए, खाइए मत आप। वो भंडारी को बिल्कुल बाहर कर देते हैं। काव्य में तो अलगे है, सामाजिक को इन्होंने स्थान ही नहीं दिया कि भाई सामाजिक में रस की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए इन प्रश्न के हिसाब से कौन ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अर्थोपक्षेपकेषु न गण्यते। यहाँ थोड़ा सा यहाँ अर्थोपक्षेपक नहीं है, यहाँ पे है अर्थ प्रकृतिषु। ठीक है, अर्थ प्रकृतिषु न गण्यते।
अर्थ प्रकृतियों में गणना नहीं होती है। जैसा आप जानते हैं कि 5 अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं, 5 ही अर्थोपक्षेपक होते हैं। दोनों की संख्या समान है, इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन ही दे दिया है। तो अर्थोपक्षेपक कौन होते हैं? मान लीजिए विस्कंभक है, ठीक है, विस्कंभक, चूलिका, अंकास्य, अंकावतार, ठीक है, और लास्ट है क्या है? प्रवेशक। ठीक, ये प्रवेशक हुए। तो अब देख लीजिए कि अब यदि आपको इसमें से एक भी कोई पता रहेगा तब भी आप प्रश्न का उत्तर सही कर ले जाएंगे। तो इसमें देखिए अर्थ प्रकृतियों में गणना नहीं होती है, तो देखिए इसमें से चूलिका जो है वो अर्थोपक्षेपक के अंतर्गत आता है, इसलिए यही केवल दिया है। बाकी ये जो 3 हैं ये अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत आते हैं, इसलिए चूलिका के गणना नहीं होती है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इस प्रश्न के हिसाब से? बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, काल, ये 5 अर्थ प्रकृतियां होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मुख्यादि संदेह समष्टि रूपेण भेदा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ भी है, लेकिन ये ध्यान रखना आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुल 5 संधियाँ होती हैं और 5 संधियों की उत्पत्ति 5 कार्यावस्थाएं और 5 अर्थ प्रकृतियों के मिलने से होते हैं। जैसे बीज और आरंभ के मिलने से मुख संधि की उत्पत्ति होती है, इसी क्रमवाइज है ये। ठीक है, तो जो मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श और निर्मण जो 5 संधियाँ होती हैं, उन 5 संधियों के भेद कितने होते हैं? तो कौन कौन संधि है? एक तो मुख है, प्रतिमुख है, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श और अंतिम क्या है? निर्वहण। ठीक है, तो यहाँ से कभी कभी इनको हो सकता है भेद भी पूछ दे। तो मुख के 12, 13, 14 इस प्रकार से कुल भेद होते हैं। 12, 13, 14। तो आप इसका भी ध्यान रख सकते हैं। अगर टोटल बात करें तो कुल 64 भेद होते हैं। ठीक है, जो 5 संधियाँ होती हैं उन 5 संधियों के कुल समष्टि रूप से 64 भेद होते हैं। यदि विष्टय रूप से केवल मुख संधि का पूछता तो 14 भेद हो जाता। तो इसलिए जो 64 ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ये आपका इस प्रश्न के हिसाब से सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नाटके अंगीरसो भवति। नाटक में अंगीरस क्या होता है? हालांकि नाटक में तो सभी रस होते हैं, कई जगह कहीं करुण अवस्था वाला, कहीं हास्य अवस्था वाला, कोई भी सभी रस होते हैं, लेकिन अंग रस होते हैं वो। भाई कोई मंचन हो रहा है तो उस मंचन में सभी रसों का प्रयोग होगा, लेकिन मेन रस उसका क्या होता है? तो 2 रस होते हैं उसमें। कौन? एक होता है श्रृंगार और एक होता है वीर। कहीं श्रृंगार कहीं एक बार हो जाता है, कहीं वीर भी हो जाता है, कहीं दोनों हो जाते हैं। तो इसमें से अब देखिए ऑप्शन के हिसाब से अब आपको पता चलेगा कि श्रृंगार और वीर 2 होते हैं, श्रृंगार और वीर। तो इसमें से देखिए कहाँ है? श्रृंगार शांत, बिल्कुल गलत। वीर हास, गलत। करुण भयानक, गलत। श्रृंगार और वीर, ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेलनम कुरु, मेलन करिए। ठीक है, चलिए मेलन करते हैं। तो इसमें 2 दिया है, तो अभी हम लोगों ने देखिए, अभी क्वेश्चन के हिसाब से हमारी तैयारी अच्छी से हो सकती है। अब देखिए हम लोगों ने पिछले में क्या जान लिया है? पहले तो ये हम लोगों ने जान लिया है कि रस कितने होते हैं। ठीक है, रस के जो रस होते हैं उसके अस्थाई भाव कौन है? ठीक, अस्थाई भाव के अलावा रसों के वर्ण भी होते हैं और देवता भी होते हैं। तो इस हिसाब से यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जाहिर सी बात है आपको सब तैयार ही करना पड़ेगा, और इसको जरूर तैयार ही करिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निश्चित ही पूछना है। तो अब देखिए दिया है श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, इनका क्रम मिलाना है कि किस रस के कौन देवता हैं। ठीक, तो श्रृंगार रस के आपके विष्णु हो जाएंगे, हास्य के आपके प्रमथ हो जाएंगे, और करुण का ठीका तो यमराजे भाई साहब लिए हैं, क्योंकि यमराज आए यानी आप गए फिर तेल लेने, और रौद्र के रुद्र जी हैं, यानी ए का 4। तो देखिए यहाँ ए का 4 कहाँ है? तो देखिए एक ही में ए का 4 है, यानी सी में, यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो कई बार एक ही दे देता है तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन सही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ नहीं आपको क्या ध्यान करना है? कौन से रस हैं, कौन स्थायी भाव हैं, वर्ण क्या हैं
और उनके देवता क्या हैं। ठीक, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही अस्मिन् रस सूत्रे आचार्य शंकुक मतेन निष्पत्ति शब्दस्य को अर्थ। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं कि आचार्य भरत का ये क्या है, प्रथम रस सूत्र है। रस के संदर्भ में उन्होंने रस सूत्र दिया है और इसी का पूरा लेकर के आगे के आचार्यों ने अपने अपने मतानुसार व्याख्या किया हुआ है। तो जो 4 आचार्य हैं, भट्टलोल्लट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त, उसमें से जो कौन है, शंकुक जो द्वितीय आचार्य हैं, उन्होंने इस निष्पत्ति शब्द का अर्थ क्या हुआ। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि आपने जान तो लिया कि हाँ कि अभिनवगुप्त ने ये माना है, भट्टनायक ने ये माना है, लेकिन जो आप जान रहे हैं प्रश्न वही पूछ रहा है, लेकिन और क्लियरिटी के साथ पूछ रहा है। अब मान लीजिए आप ये जानते ही नहीं है कि जो मान लीजिए अगर भट्टनायक अगर निष्पत्ति शब्द का अर्थ भुक्ति मानते हैं, तो ये तो जान लिया कि हाँ भुक्तिवाद वो मानते हैं। किसका भुक्तिवाद मानते हैं, किसका भोग करना है, यदि आप ये क्लियर ही नहीं कर पाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन बड़ा है लेकिन एकदम स्पष्ट है, ऐसे क्वेश्चन देख के आप एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो आपको जो भी जानना है एकदम क्लियर रूप से जानना है कि ताकि जो जान रहे हैं वो क्वेश्चन आपके गलत नहीं है। इसलिए बार बार आपसे कह रहे हैं कि जो आप जान रहे हैं उसको बिल्कुल क्लियर रखिए, और जो जानते हुए जो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए वो गलत बिल्कुल ना हो, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। अगर आप इतना भी ध्यान रखेंगे तो आप पाएंगे। देखिए, परीक्षा में होता नहीं कि भाई 100 क्वेश्चन दिया है तो 100 को 100 क्वेश्चन सही होगा। ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपको आ नहीं रहे हों, इसलिए गलत है। और कई बार क्या होता है कि यदि आपको 100 क्वेश्चन भी यदि आ रहा होता है तो कुछ क्वेश्चन इसलिए गलत हो जाता है कि आप वहाँ कन्फ्यूजन हो गए थे, कन्फ्यूज में आ गए थे, तो आते हुए क्वेश्चन गलत होते। औसत आपका मिल ही जाता है। अगर आपका क्वेश्चन न आते से गलत हो रहा था तो गलत था ही, जो आते हुए गलत था, तो दोनों का औसत निकल ही आता है। तो क्यों ना हम उस बात को पहले से ही ध्यान रखें कि जो हमको क्वेश्चन आ रहा है वो गलत ना हो। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब देखिए, यहाँ से चारों जो रस निष्पत्ति का जो अर्थ है, जो प्रश्न है, चारों तैयार हो जाएंगे यहीं से, एक ही प्रश्न से। इसे चाहे जैसे घुमा के पूछे। ठीक, तो अब देखिए 4 हैं, तो 4 आचार्य में जो प्रथम भट्टलोल्लट हैं, उन्होंने निष्पत्ति शब्द के अर्थ क्या माना है, उत्पत्ति माना है। उन्होंने कहा कि रस की उत्पत्ति होती है। जो शंकुक हैं वो रस की अनुमिति का कहते हैं कि अनुमान के द्वारा हम रस की उत्पत्ति करते हैं। अनुमान तो भाई परोक्ष का काम है, अनुमान से कैसे रस का। अब मान लीजिए आपका मान लीजिए आपकी शादी हुई है, कहेंगे शादी हमारी हुई थी, हमको मजा आया, लेकिन भाई जब जो आनंद उस समय का था वो आनंद इस समय थोड़ी ना आप पाएंगे। भाई गए माह दिन 29 बाकी। ठीक है, तो उत्पत्ति ने किसको कौन माना है, भट्टलोल्लट। अनुमिति जो शंकुक, यानी इस प्रश्न के हिसाब से कौन ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक, लेकिन जानना जरूरी है ना कि भाई जरूरी नहीं है तो यही प्रश्न पूछ, लेकिन पूछेगा यहीं से। भुक्ति मानते हैं भट्टनायक, और यही एक आचार्य हैं जो तीनों मतों का खंडन करते हुए अपने मत की स्थापना किए हैं। ठीक है, और जो अनुमिति हैं इन्होंने चित्रतुर्गन न्याय के हिसाब से इन्होंने माना है। किसके हिसाब से माना है, चित्रतुर्गन न्याय के हिसाब से। जब आप जो किसी चीज़ को देखते हैं और किसी तरह की जो शंका होती है वो शंका बिल्कुल ना रहे। आप मान लीजिए कि राम है तो है, चाहे जैसे हैं, तो चित्रतुर्गन न्याय। और अभिव्यक्ति मानते हैं अभिनवगुप्त। ठीक है, तो इन एक प्रश्न से आपका देखा जाए तो रस निष्पत्ति का एक तरह से चैप्टर ही तैयार हो जा रहा है। अगर एक निचोड़ निकालेंगे आप तो कुल मिला जाकर रस निष्पत्ति में तो यही बताया गया है। हो सकता है कि कुछ और घुमा के पूछ दे, मान ले पूछ दे कि इन चारों आचार्यों में रस को अलौकिक किसने माना है, तो रस को अलौकिक किसने माना है, अभिनवगुप्त ने माना है। तो क्वेश्चन ये तो काफ़ी कठिन हो जाएगा, लेकिन प्रायः यहाँ से क्वेश्चन यही ही पूछा करता है, तो इसको स्पष्ट रखेंगे। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन इसी तरह से बनता है। हो सकता है कि डायरेक्ट दे दे कि अभिनवगुप्त ने क्या माना हुआ है, ये पंक्ति ना दे, लेकिन मेन बात इसी पंक्ति पे हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न रहे जिसको आप अच्छे से लगाएंगे। और यदि आपको इन प्रश्नों के उत्तर में कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो पहले तो आप खुद से देखिए। क्यों
क्योंकि जब आपसे कोई चीज़ें गलत होती हैं ना, तो जब आप खुद देखते हैं तो आपको भूलता नहीं है। भाई आपको पता है ना कि ये चीज़ हमसे गलत हुई है तो हमको नहीं भूलेगा। ठीक, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको बिल्कुल विधिवत उत्तर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने कुछ अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से जाना। ठीक, आगे भी हम लोग इस तरह के कुछ, जब तक परीक्षा हमारे मतलब नहीं होगी तब तक हम लोग कुछ अभ्यास प्रश्न के साथ आएँ, ताकि आपके तैयारी में पूरी क्लियरिटी नज़र आए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही दिशा में पढ़ रहे हैं, कि पता चल रहा है कि जो पढ़ रहे हैं हम समझ कुछ और रहे हैं, क्वेश्चन पूछता है कुछ और। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हों। अपने जो भविष्य के जो चुनिंदा विश्वविद्यालयों में जो अपना भविष्य देखना चाहते हैं उसमें उनका सपना साकार हो। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को नमस्कार। युवा स्यात् साधु युवा।